हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th हाई स्कूल का चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 जो है रासायनिक अपक्रिया का पूरा वीडियो एक ही लेक्चर में देने वाला हूँ। ठीक है, तो क्लास को शुरू से लेके आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। आपको एक बहुत अच्छा सा नोट्स और बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट जानने को मिलेगा। ठीक है, ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाली है। ठीक है, तो छोड़ के मत जाइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं पीडीएफ बना के रखा हुआ हूँ, वो आप पे भेज दूंगा। हाँ पीडीएफ लेकिन मैं कमेंट करने पे ही दूंगा, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ वगैरह बनाने में ना बहुत टाइम लगता है। और अगर आपने एक छोटा सा कमेंट कर दिया कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए, मुझे नीड है, तो मुझे भी खुशी होगी और मुझे भेजने में भी खुशी होगी आपके पास। क्योंकि देखो मैं भाई किसी के कॉपी कंटेंट नहीं लेता कि इंटरनेट से उठाओ कॉपी पेस्ट करो और वही पढ़ाओ। मेरे कंटेंट खुद के बनाए हुए होते हैं जो कि रिसर्च बेस पे होते हैं। मैं कई सारी वीडियोस, कई सारे बुक्स को स्टडी करने के बाद ये जो मटेरियल्स जो अपने हाथ से मैं लिखता हूँ वो मैं प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे और किसी की चीज़ें हो सकता है मुझे ना समझ में आ रही हो दूसरे की वीडियोस में, क्योंकि लगभग तो यूट्यूब पे यही पड़े हुए हैं। आपको इजी इजी चीज़ें वाले बता दिया गया, आपको बेवकूफ़ बना दिया गया कि अच्छा जी ऐसे ऐसे करो, ऐसा है, इजी है ना। फंस जाते हो एग्ज़ाम में सब लोग जाके। तो कमेंट करना, मैं पीडीएफ भेज दूंगा। और चलते हैं चैप्टर नंबर 1 जो है रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया देखो, रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। हम अपने डेली लाइफ में दिन पे दिन, रोज या हर घंटे, हर मिनट, हर क्षण, हर समय हमारी लाइफ में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, जो हम कुछ चीज़ें जो देख पाते हैं, कुछ चीज़ें नहीं देख पाते हैं, वहाँ भी परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन प्राकृतिक का नियम है और परिवर्तन प्रतिपल हो रहा है। ठीक है, तो परिवर्तन पूरी प्राकृतिक में या पूरी प्रकृति या पूरी ब्रह्मांड में परिवर्तन दो ही तरीके के अभी हम लोगों ने देखे। एक रासायनिक परिवर्तन और एक भौतिक परिवर्तन, एक केमिकल रिएक्शन और एक फिजिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन ये दो चीज़ें हैं। इसके आगे भाई हम ये पढ़ेंगे कि भौतिक रिएक्शन क्या होते हैं। देखो, भौतिक रिएक्शन या भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जैसे हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जिसमें किसी भी पदार्थ का उसका आकार बदल जाना, उसका शेप, रंग बदल जाना, ये भौतिक परिवर्तन है। लेकिन रंग और आकार बदलने के कारण उनके जो नेचर है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उनके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये भौतिक परिवर्तन का रूल है या इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे एक कागज का टुकड़ा है, कागज के टुकड़े को अगर आप फाड़ दो, मान लो एक कागज का टुकड़ा है या कागज है आपके पास 1 किलो वेट का कागज है, उसको आप हजारों टुकड़ों में कर दो, सारे पेज को हजारों टुकड़ों में कर दिया आपने, उसके बाद भी अगर आप उसका वेट करोगे तो वो 1 किलो का ही होगा। मतलब इस तरह आपने उसकी भार में कोई परिवर्तन नहीं किया, उसके साइज और शेप में परिवर्तन कर दिया है। ठीक है, कि कागज था उसको पहाड़ के दो पार्ट में कर दिया, पहले वो रेक्टेंगुलर था अब वो ट्रायंगुलर, उसको पेंटागन, कई कई सारे शेप्स में आपने चेंज कर लिया। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन में आप ऐसा ही परिवर्तन करेंगे कि उसके आप शेप, कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके भौतिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, वो कागज का टेस्ट जैसा था वैसा ही टेस्ट होगा, उसको छोटे पार्ट में काटोगे, जैसा कलर था वैसा ही लगभग कलर होगा। ठीक है, कोई वेट में परिवर्तन नहीं होगा। ये तो हो गया रासायनिक भौतिक परिवर्तन। जैसे चीनी पानी का घोल मिला के शरबत बनाना, ये सारे भौतिक परिवर्तन है। आप शरबत से फिर से चीनी पानी अलग कर सकते हो। दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। देखो, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिससे किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, उसके भार में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, और उसके गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है। गुण का मतलब नेचर कह लो। जैसे मान लो कागज है, कागज का वेट अभी 1 किलो है, लेकिन उसको अगर हम बर्न कर दे, जला दे, तो कागज का वेट 1 किलो से शायद 250 ग्राम 200 ग्राम हो। सोचो ये सारे वेट कहाँ चले जाते हैं, है ना। ये सारे वेट कहाँ चले जाते हैं। दूध है, दूध को गर्म करके उसमें दही डाल देना या कोई खट्टी पदार्थ डाल देना, दूध दही में चेंज हो जाता है। ठीक है,
उसको हम दोबारा दूध नहीं बना सकते। तो बेसिकली ये चीज़ है कि रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसको हम पुनः उसी अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं ला सकते। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन को पुनः अपनी स्थिति में नहीं ला सकते। हाँ, लेकिन रासायनिक परिवर्तन जब भी होता है तब एक नया पदार्थ बनता है। उस नए पदार्थ का गुण भी अलग होता है, पहले के गुण के जैसा नहीं रहता है। जैसे मान लो दूध जब होता है वो थोड़ा मीठा टाइप का होता है, लेकिन दही बनने के बाद उसका पूरा गुण बदल जाता है, वो खट्टा हो जाता है ना। कागज है, उसको उसका टेस्ट अलग होता है, लेकिन राख बन जाने के बाद उसका टेस्ट अलग हो जाता है। कभी भी हम राख से कागज नहीं बना सकते। तो ये सारी चीजें मेरे भाई रासायनिक परिवर्तन में होता है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन मतलब ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के गुण के साथ उनके भार में भी परिवर्तन हो जाता है तथा नए पदार्थ का निर्माण होता है, वो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे दूध का दही बनना, कागज का जलना, कागज का राख बनना आदि ऐसे परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? क्योंकि जो भी परिवर्तन होते हैं वो एक अभिक्रिया के थ्रू होते हैं, उसमें एक प्रोसेस होता है, तो जिसे हम रासायनिक अभिक्रिया के फॉर्म में ही व्यक्त करेंगे। देखो, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब एक या एक से अधिक पदार्थ, एक से अधिक पदार्थ का मतलब है, आप मान लीजिए दूध का दही बना रहे हैं, तो दूध तो है ही एक पदार्थ, ये है, उसमें आपने नींबू डाल दिया या कोई खट्टी चीजें डाल दी, दो पदार्थ हो गया, दोनों की रिएक्शन से हमें दही मिला। तो कुछ ऐसा ही ये है कि एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं या नया पदार्थ बनाते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मेरे भाई नौसादा है, NH4Cl को चूना CaO चूने के साथ मिलाया जाता है तो आपको कैल्शियम क्लोराइड मिलता है और आपको जल मिलता है और अमोनिया गैस मिलती है। ये जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो कुछ इस चरणों में होती है, मतलब कह लो कि अभिकारक होते हैं A+B, आपके दाहिने साइड बाएं साइड इधर अभिकारक लिखे होते हैं, या जो अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया के बाद हमें जो मिलता है उसे उत्पाद कहते हैं। मतलब इसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट और इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। जैसे कि यहाँ पे नौसादर और चूना ये रिएक्टेंट हो गए, अभिक्रिया का ये साइन है, अभिक्रिया के बाद हमें कैल्शियम क्लोराइड ये प्रोडक्ट मिला, जल प्रोडक्ट मिला और अमोनिया गैस प्रोडक्ट मिला। ठीक है, अभिकारकों की प्रकृति एवं परस्पर क्रिया अनेक प्रकार की होती हैं। अभिकारकों की अभिक्रिया उनके प्रकृति और उनके परस्पर क्रिया के अकॉर्डिंग कई प्रकार के होते हैं। पहली चीज़ें हम यहाँ पे और देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। हम कब जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? कोई भी अभिक्रिया हमने देखा या कोई भी परिवर्तन देखा तो हम कैसे जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? देखो, पहली बात, जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो अवस्था में परिवर्तन होगा। किसमें? अवस्था में परिवर्तन होगा। अवस्था में परिवर्तन कैसे होगा मेरे भाई? जैसे मोम का जलना होता है, जब मोम जलेगा तो पानी बनेगा, पानी जो कि वेपराइजेशन के फॉर्म में उड़ जाए, वो कहीं इकट्ठा नहीं होता है, पानी भाप बन के उड़ जाता है। उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड, जब आप मोमबत्ती जलाते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। ठीक है, तो ये अवस्था में परिवर्तन हो गया। उसके बाद में है ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन कैसा होता है मेरे भाई? जब देखो, एक बिना बुझा चूना होता है जो पहले पुताई में काम में लाते थे। बिना बुझा चूना को आप पानी के साथ मिलाओगे तो उसमें क्या होगा? उसमें जब रिएक्शन होगा, रिएक्शन होने के बाद उसमें ताप भी मिलता है, और वो जो बिना बुझा चूना होता है वो बुझा चूना हो जाता है। मतलब रिएक्शन करके वो शांत हो जाता है, बट हमें हीट भी देता है। देखो, जैसे यहाँ पे है कि बिना बुझा चूना को पानी के साथ मिलाते हैं, मतलब H2O के साथ मिलाएंगे तो बुझा चूना और हमें हीट मिलेगा। तो ये बात याद रखना कि रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक जो अभिक्रिया है उसमें ताप में भी परिवर्तन होता है जब अभिक्रिया होगी। दूसरा, रंग में परिवर्तन, रंग में भी परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है साइट्रिक अम्ल और पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट मेरे भाई बैगनी कलर का होता है। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट इसे लाल दवा भी कहते हैं। इसका यूज हम मछलियों में रोग लग जाने पे उनकी दवाइयाँ, मतलब उनको उससे बचाने के लिए हम पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं तालाबों में, पानी में मिक्स करते हैं। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट में जब हम साइट्रिक अम्ल मिलाते हैं तो हमें जो मिलता है प्रोडक्ट वो रंगहीन होता है, या रंग गायब हो जाता है, या उसमें कोई रंग ही नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ रंग में भी परिवर्तन हुआ कि ये बैगनी कलर का है, बट जब भी हमने रिएक्शन किया तो उसका रंग गायब हो गया। ठीक है, गैस का निष्कासन होता है, मतलब इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, गैस भी निकलती है उससे। गैस कैसे निकलती है मेरे भाई? जब आप
जिंक में तनु HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब हम मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस उसमें एवोल्यूट होती है, मतलब हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है। तो ये तो कुछ रहे भाई मेरे रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। अब है रासायनिक समीकरण, क्योंकि अभिक्रिया जो होती है उसे हम समीकरण के फॉर्म में लिखते हैं। किसके फॉर्म में? समीकरण के फॉर्म में लिखते हैं। तो समीकरण के फॉर्म में लिखते हैं तो देखो क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक व उत्पाद को प्रतीकों द्वारा, क्योंकि जो जो उत्पाद या जो अभिकारक जो लिखा जा रहा है उनको उनके फॉर्मूले के द्वारा, प्रतीकों के द्वारा व्यक्त किया जाता है तथा सूत्रों के द्वारा निरूपित किया जाता है। प्रतीक हो और उनके सूत्र भी हो, ठीक है, बिना प्रतीक के सूत्र लिख नहीं सकते हो। तो सूत्रों के द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब अपक्रिया करते हैं, ये अपक्रिया का साइन है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। अब यहाँ पे मैग्नीशियम Mg, ऑक्सीजन O2 गिव्स आउट MgO। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे कि मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या होता है, तभी तो आप इसको कर पाओगे। बट ये चीज जान लो कि जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। अभिक्रिया के बाद जो हमें मिलता है उसे हम उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। रासायनिक समीकरण लिखने की विधि का मतलब है हम जब रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है या उसकी विधियां क्या होती है। देखो, सबसे पहले मैंने बताया था रासायनिक समीकरण लिखने के लिए अभिकारक व उत्पाद दोनों के रासायनिक रूप ज्ञात होने चाहिए या रासायनिक सूत्र ज्ञात होने चाहिए आपको। अभी मैं आगे बताऊंगा कि कुछ अभिकारक व उत्पाद के रासायनिक सूत्र क्या है, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वो पहले पढ़ लो मेरे भाई। देखो, पदार्थ सदैव अणु के रूप में होने चाहिए। ठीक है, इसके फॉर्म में, अणु के फॉर्म में। आपको कंफ्यूजन होगी सर ये अणु क्या है, तो अणु क्या है, यहाँ पे देखो, अणु वह अणु जो होता है या दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। देखो, यहाँ हमें अणु एक कंफ्यूजन थी कि अणु क्या होता है, और अणु की डिफिनेशन में एक परमाणु हो गया, तो एक कंफ्यूजन ये भी बन गया। तो इससे पहले हम अणु से पहले हम समझे कि परमाणु क्या होता है। देखो, परमाणु क्या होता है, लिखा हुआ है परमाणु किसी पदार्थ का वह छोटा कण, कोई भी पदार्थ है उसका वह छोटा कण जो अभिक्रिया में भाग लेता है, यह मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता। अभिक्रिया में तो भाग लेता है लेकिन मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता। जैसे मेरे भाई हाइड्रोजन, कार्बन, सोडियम, ऑक्सीजन, ये मुक्त अवस्था में नहीं रह सकते लेकिन ये अभिक्रिया में भाग लेते हैं। फिर परमाणु तो हमें पता चला कि किसी भी पदार्थ का वह छोटा कण जो अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, तो अब आते हैं अणु। अणु यह दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। इनमें पदार्थ के गुण विद्यमान होते हैं। अणु में पदार्थ के गुण विद्यमान होते हैं। अब पूछो कैसे? देखो, जैसे मान लिया वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, हवा में उड़ रहे हैं, हवा के साथ मिक्स है ना। पानी हम पीते हैं, पानी का भले ही टेस्ट टेस्टलेस हो, कोई टेस्ट नहीं होता, बट जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है छोटे छोटे फॉर्म में जो हमें नहीं दिख रहे हैं, वो भी तो पानी ही है। उनमें तो पानी का गुण है, वही पानी इकट्ठा होके बूंद की फॉर्म में आके बरसते हैं ना। ठीक है, अब मान लो चीनी ले लो, आप चीनी की इतनी छोटे टुकड़े करो, इतने छोटे टुकड़े करो, इतने छोटे टुकड़े करो कि लास्ट में आपको मिले कि अब चीनी के इससे ज़्यादा टुकड़े नहीं हो सकते। उसे कह लो अणु, क्योंकि चीनी का ही टुकड़ा है, मीठा लगेगा, वो टुकड़ा भी चखोगे, और चाहे चीनी का पूरा एक मिश्री का पूरा कर लो, वो भी मीठा ही लगेगा। कहने का मतलब चीनी के गुण या अणु में उस पदार्थ के गुण विद्यमान होते हैं। ठीक है, उस पदार्थ के गुण विद्यमान होते हैं, मतलब अगर पदार्थ खट्टा है तो खट्टा लगेगा, उसके अणु भी खट्टे लगेंगे। अगर पदार्थ मीठा है तो उसके अणु भी मीठे लगेंगे। यह मुक्त अवस्था में रह सकते हैं, यह मुक्त अवस्था में नहीं रह सकते थे। यह क्यों रह सकते हैं भाई? देखो, ये इन्होंने ऑलरेडी अभिक्रिया कर रखी है, H2 N2 O2। H2 ये है हाइड्रोजन गैस, इन्वायरमेंट में है। N2 नाइट्रोजन गैस, ये भी इन्वायरमेंट में। ऑक्सीजन भाई हर जगह है, और क्लोरीन। ठीक है, आगे देखते हैं मेरे भाई। जब भी हम रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो हमें किन किन चीजों का याद रखना है? पहली चीज, हमेशा
हमेशा अभिकारक जो रासायनिक समीकरण में भाग लेगा, अभिकारक हमेशा किस तरफ होगा, बाएं ओर होगा, और अभिकारक की अभिक्रिया होने के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा, जो उत्पाद मिलेगा, वो दाहिने तरफ होगा। ठीक है, रिएक्शन का साइन हम एरो के द्वारा, जिसे हम इम्प्लाइज दैट बोलते हैं, ठीक है, या गिव्स आउट, गिव्स आउट मतलब जो हमें उससे पदार्थ मिलता है। यदि अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो तो चिन्ह ये लगाते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब क्या है? देखो, उत्क्रमणीय का मतलब ये है भाई कि अगर दो पदार्थ या दो अभिकारक मिला के कोई एक रिएक्टेंट बनाते हैं, ये हो गया, और फिर से अगर हम रिएक्टेंट को फिर से हम बाई अभिक्रिया उन दोनों अभिकारकों के फॉर्म में फिर से तोड़ दें, जैसे N2 प्लस H2 मिला के NH3 बनता है, और NH3 को दोबारा हम N2 और H2 के फॉर्म में तोड़ दें। बात समझ में? तो इस तरीके में ऐसे साइन लगाते हैं जिसे हम उत्क्रमणीय कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय कहते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक और उनके सूत्र, क्योंकि मैंने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जिंक सल्फेट ZnSO4, ग्लूकोज का होता है C6H12O11, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता है CaOH का होल ट्वाइस, सल्फर डाइऑक्साइड का होगा SO2 मेरे भाई। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, सिल्वर क्लोराइड का AgCl, कॉपर क्लोराइड का CuCl2, सोडियम क्लोराइड का NaCl, लेड क्लोराइड का PbCl2, सोडियम ऑक्साइड का N2O, अमोनिया का होता है NH3, जिंक ऑक्साइड का ZnO, सिल्वर नाइट्रेट का AgNO3, हाइड्रोक्लोराइड एसिड का होता है HCl। ये कुछ यौगिक हैं जिनके फॉर्मूले याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री में बार बार इनके नाम आएंगे। तो नाम आने से पहले जब अगर कह दिया जाए कि उसमें से सोडियम ऑक्साइड बनता है, तो सोडियम ऑक्साइड का आपको फॉर्मूला आना चाहिए कि भैया सोडियम ऑक्साइड क्या होता है, N2O। ठीक है, अमोनिया NH3, जिंक ऑक्साइड ZnO, ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, इसलिए ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। अगली बात आते हैं कि रासायनिक समीकरण में प्रयुक्त होने वाले चिन्ह और उनके मतलब। जैसे रासायनिक अभिक्रिया में बहुत सारे चिन्ह यूज होते हैं, साइन यूज होते हैं, और उनका मतलब क्या होता है। देखो, अगर किसी भी, जैसे NaCl के बाद में S लगा हुआ है, तो इसका मतलब समझ लेना, जो NaCl जो नमक है, सोडियम क्लोराइड है, वो ठोस फॉर्म में है, सॉलिड स्टेट में है। अगर L लिखा है तो वो द्रव्य है, लिक्विड फॉर्म में है। अगर G है, गैस फॉर्म में होगा। अगर मान लो लिखा है NH3, बगल में लिखा है G, तो इसका मतलब समझ लेना NH3 जो है वो गैस है, गैस के फॉर्म में। उसके बाद में एक्वस है, जलीय, जो जल में घुल जाते हैं। उसके बाद में अगर एरो ऊपर लगा हुआ है, NH3 एरो ऊपर लगा हुआ है, इसका मतलब है गैस का निष्कासन हो रहा है, और गैस का निष्कासन ऊपर इसलिए दिखाते हैं क्योंकि गैस सारी ऊपर ही उड़ती है। ठीक है, उसके बाद अगर ये नीचे एरो बना हुआ है, तो इसका मतलब है अवक्षेप। अवक्षेप का मतलब है बचे कुचे जो नीचे तली में बैठ जाते हैं, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद डेल्टा ये बना हुआ है, तो इसका मतलब है ताप, ट्रायंगल की तरह जो बना हुआ है, ताप मतलब हीट देने पे कोई भी अपक्रिया। आगे चलते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो हम ये देखेंगे कि रासायनिक समीकरण के बाईं और दाईं ओर के प्रत्येक तत्वों, रासायनिक समीकरण एक बाईं ओर एक दाईं ओर जो तत्व है, मतलब जो अभिकारक और उत्पाद दोनों है ना, बाईं और दाईं तरफ, प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। मतलब कितने परमाणु इसमें अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, और भाग लेने के बाद जो प्रोडक्ट आया है उसमें कितने परमाणु हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार प्रत्येक रासायनिक परिवर्तन, हर कोई जो रासायनिक परिवर्तन है, ना तो कोई परमाणु नष्ट हो सकता है और ना ही बन सकता है। भाई, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि कोई भी जब अभिक्रिया हो रही है तो उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, और ना ही जो पदार्थ है उसका लोप होगा या वो पदार्थ गायब होगा। ठीक है, अगला आएगा मेरे भाई रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियां। संतुलित करने की विधियां सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रासायनिक समीकरण, देखो, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की निम्नलिखित 4 विधियां हैं। यहाँ संतुलित स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ है। पहली विधि है जांच एवं त्रुटि विधि, जो आपके हाई स्कूल में आनी है। आंशिक समीकरण विधि, संयोजकता विधि, आयनिक समीकरण विधि। ये 3 चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, बाकी आप में ये है
जांच एवं त्रुटि विधि, दूसरा है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड लगभग अप्रोप्रिएट होता है, उसी से लोग करते हैं और आप भी उसी से करना। ये जांच की विधि, जांच एवं त्रुटि विधि ये भी है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जांच एवं त्रुटि विधि। जांच एवं त्रुटि विधि में जैसे क्या है कि हम इसे देख के बता देंगे कि इसमें अभिकारक और उत्पाद में जो यौगिकों के या मतलब पदार्थों के जो अणुओं की संख्या है वो बराबर है या नहीं। जैसे कहने का मतलब ये लिखा हुआ है कॉपर, क्या लिखा है, कॉपर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर सल्फेट SO2 हाइड्रोजन। अब इसको दो पार्टीशन में कर लो, ये एक अलग पार्टीशन है जिसे अभिकारक बोलते हैं, ये उत्पाद है। देखो मेरे भाई कॉपर एक है यहाँ पे, यहाँ कॉपर एक है, हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन यहाँ पे दो है, सल्फर एक है, सल्फर एक है, ऑक्सीजन चार है, ऑक्सीजन चार, और ऑक्सीजन एक पाँच, ऑक्सीजन पाँच है। यहाँ पे दिक्कत होगी। तो इसी को कहते हैं कि बराबर ना होना। क्या ना होना, बराबर ना होना। ठीक है, अब इसी को अगर हम देख के कर ले, क्या कर ले, देख के कर ले। ऑक्सीजन चार यहाँ है और ऑक्सीजन दो, तीन और एक चार, यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा है, चार ऑक्सीजन यहाँ और दो एक तीन, चार तीन सात, सात ऑक्सीजन इधर है और चार ऑक्सीजन इधर है। ठीक है, तो ये बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे सात है, यहाँ पे चार है, तो ये बैलेंस नहीं है। ठीक है, इसी को संतुलित करना है। तो एक तो था देख के करना, ठीक है, दूसरा है जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है जिसका यूज़ आपको करना है, दूसरा है हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, सभी सूत्रों को बॉक्स के अंदर रखकर संतुलित करना होता है। देखो जैसे ये लिखा है Fe, लिखा हुआ है ये Fe, तो Fe को आप बॉक्स के अंदर रखो, जैसे ये रखा हुआ है। H2O को आप बॉक्स के अंदर रखो। ठीक है, जो भी हम परिवर्तन करेंगे इनमें नहीं छेड़ेंगे, इनके बाहर हम लिखेंगे, इनमें नहीं छेड़ेंगे, इनके बाहर हम लिखेंगे। ये अभिक्रिया का साइन है, और इनको भी ब्रैकेट में रखो और इनको भी ब्रैकेट में रखो। ठीक है, अब यहाँ आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन दोनों का चार्ट बनाना रहेगा। रिएक्टेंट का मतलब जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट में फेरस का यूज हुआ है, हाइड्रोजन का यूज हुआ है, ऑक्सीजन का यूज हुआ है, और वही चीज़ें यहाँ भी होंगी, फेरस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। रिएक्टेंट में फेरस एक है, हाइड्रोजन दो है और ऑक्सीजन एक है। H2 का मतलब दो हाइड्रोजन है मेरे भाई, H2 का मतलब दो हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें देखते हैं फेरस तीन है, ऑक्सीजन चार है, हाइड्रोजन दो है। ठीक है, तो फेरस तीन, फेरस भी अनबैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन अनबैलेंस है। तो देखो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन है मेरे भाई, अगर ऑक्सीजन में मैं चार से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे चार O मिल जाएगा। तो ऑक्सीजन में अगर हम चार से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब H2O लिखा था, इसमें हमने चार से मल्टीप्लाई कर दिया। जब चार से मल्टीप्लाई कर दिया तो याद रखना चार का मल्टीप्लाई इससे और इनसे दोनों से होगा। तो चार का मल्टीप्लाई जब H2 से होगा तो H2 में दो परमाणु हैं ऑलरेडी, तो दो और चार आठ हो जाएंगे। जब चार दूनी आठ, चार का दो से मल्टीप्लाई करेंगे तब चार दूनी आठ। तो अब यहाँ पे अभिक्रिया में आठ हाइड्रोजन हो गए और चार एकम चार, क्योंकि ऑक्सीजन एक है तो ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन चार हो गया, ऑक्सीजन चार हो गया। चलो भाई ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गया, लेकिन हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड हो गया। तो हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया एट। तो यहाँ मेरे भाई हाइड्रोजन दो है, अगर हम चार से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो चार दूनी आठ हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ये लो हाइड्रोजन भी आपका संतुलित हो गया, हाइड्रोजन आठ हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन आठ हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन आठ हो गया, ऑक्सीजन चार, ऑक्सीजन चार। अब आते हैं बात किस पे, Fe3F है। तो देखो यहाँ पे Fe3 है, यहाँ पे Fe1 ही है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3Fe हो जाएगा। तो आपका इधर भी Fe कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, Fe3 हो जाएगा, तीन फेरस हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो जब आपने ऐसे इसको बैलेंस कर लिया ना, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आपने बैलेंस जब कर लिया, बैलेंस करने के बाद आपने क्या करना है, इनके ब्रैकेट को हटा के ये थ्री जहाँ लिखा है वैसे लिख देना, ब्रैकेट हटा के साइन जैसा लिखा है, ये जो नंबर आपने किया है वो ऐसे लिख देना, Fe3O4 ऐसे ही रहने देना, H2 तो ये 4H2,
ये अब आपका संतुलित समीकरण कहलाएगा। ये अब आपका संतुलित समीकरण कहलाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं। संतुलित समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। अगर हम संतुलित रासायनिक समीकरण करते हैं तो उसका क्या महत्व है, क्यों करते हैं? तो महत्व देखो ये है कि अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों और उनसे बनने वाले पदार्थों के बारे में पता चलता है। अपक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं, भाग लेने के बाद कौन सा पदार्थ बनेगा, इसके बारे में पता चलता है। दूसरा है क्रिया में भाग लेने वाले या अपक्रिया में भाग लेने वाले या बनने वाले तत्वों या यौगिकों के अणुओं की संख्या ज्ञात होती है। जो अभिकारक और उत्पाद में जो भी तत्व या यौगिक भाग लेते हैं उनके अणुओं की संख्या ज्ञात होती है। तीसरा क्या है, पदार्थों की समतुल्य मात्राएं ज्ञात होती हैं। पदार्थों की समतुल्य मात्राएं मतलब जो भी पदार्थ आपके अपक्रिया में भाग ले रहे हैं उनके समतुल्य कौन सा पदार्थ आएगा या उनका समतुल्य पदार्थ का जो वेट है वो भी हमें पता चलेगा। ठीक है, मान पता चलेगा। यदि परमाणु भार ज्ञात हो, क्या ज्ञात हो, परमाणु भार, किनके किनके तत्व या यौगिक के। परमाणु भार ज्ञात हो तो अभिकारक का अभिक्रिया के बाद जो अभिकारक है, परमाणु अगर परमाणु भार सबका पता हो तो जब अभिकारक जब जो रिएक्शन में भाग लेता है अभिकारक का अभिक्रिया के बाद जो प्रोडक्ट आएगा इन दोनों का जो परमाणु भार है वो परिणामी परमाणु भार जो है वो बराबर होगा। ठीक है, कैसे बराबर होगा, जैसे यहाँ पे देखो 40 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड 36.5 ग्राम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब मिलाया जाता है, अपक्रिया की जाती है तो आपको 58.5 ग्राम आपको सोडियम क्लोराइड मिलता है और 18 ग्राम आपको ऑक्सीजन मिलता है। इसको लिखा कैसे जाता है मेरे भाई, जैसे यहाँ पे लिखा है Na सोडियम, सोडियम का परमाणु भार है 23, O ऑक्सीजन का परमाणु भार है 16, हाइड्रोजन का 1, तो 23 16 1 मिला के 40 ग्राम हो गया। उसके बाद में HCl हाइड्रोजन का 1 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है, इसलिए मिला के 36.5 हो गया। अब हमें जो प्रोडक्ट मिला है उनका जो परमाणु भार होना चाहिए इन दोनों के परमाणु भार के योग के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो 40 और 36.5 मिला के हो जाएगा 76.5, टोटली इधर क्या हुआ 76.5। यहाँ पे देखो NaCl सोडियम का होता है 23, क्लोरीन का होता है 13.5, दोनों मिला लेंगे तो 58.5 ग्राम NaCl बनेगा। उसके बाद में 18 ग्राम H2O मतलब हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन का 16, 16 2 18 ग्राम, 18 और 58 मिला के मेरे भाई होता है 76.5। बात समझ में? परमाणु भार, देखो परमाणु भार की जब बात हो गई है कि परमाणु भार निकालने का तो 1 से 20 तक के हम परमाणु भार भी याद कर लें। तो देखो परमाणु भार याद करने से पहले हमें परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। 1 से 20 तक के परमाणु क्रमांक आप याद कर लो। आपने अगर परमाणु क्रमांक याद कर लिया कि पहला नंबर है ऑक्सीजन, दूसरा नंबर है हाइड्रोजन, ऐसे सारी चीजें, तो यदि भार निकालना है तो यदि परमाणु संख्या जिस परमाणु जो 20 परमाणु है, 20 मतलब 20 तत्वों के परमाणु भार अगर निकालना है तो परमाणु संख्या हमें पता होनी चाहिए। अगर परमाणु संख्या आपकी सम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो परमाणु संख्या में, जो आंसर आएगा वो भार आएगा उस तत्व का भार आएगा। दूसरा है यदि परमाणु संख्या विषम हो तो आपको 2 से मल्टीप्लाई कर दो परमाणु संख्या में और 1 ऐड कर दो, जो आंसर आएगा वो उस तत्व का, उस एलिमेंट का परमाणु भार होगा। कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, मतलब जो इन रूल को नहीं मानते, ये कुछ रूल्स हैं, ये कुछ ट्रिक्स हैं, बट कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जो ट्रिक नहीं फॉलो करते। जैसे ये है बेरिलियम। ठीक है, बेरिलियम मान लो इसका ऑड संख्या है तो ऑड संख्या के हिसाब से 2 गुणे परमाणु संख्या करनी चाहिए, आंसर आ जाता। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या है 2 गुणे परमाणु, भले ही इसकी जो परमाणु संख्या है वो सम हो लेकिन 2 गुणे परमाणु संख्या प्लस 1 करना है आपको। तो एक्सेप्शनल केस में बेरियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन, आर्गन, ये 4 चीजें हैं मेरे भाई, इसको तो आप अलग से याद ही कर लोगे। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? तो पहली अभिक्रिया है इसमें संयोजन अभिक्रिया, जिसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है मेरे भाई? जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में अभिक्रिया करके कोई एकल पदार्थ बनाते हैं, कोई सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया।
जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, H2O, ठीक है, H2O बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं मेरे भाई, ये सिंगल या संयोजन अपक्रिया है, जिसमें ए और बी ये दो अलग अलग क्या है, अलग अलग तत्व हैं, इनसे मिलके एक सी एकल उत्पाद बनाते हैं। ये ए और बी ये अलग अलग अभिकारक हैं, जिनसे सी एक एकल मतलब उत्पाद बनता है। बात समझ में आई क्या है? अब ध्यान से देखना, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, देखो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। पहली चीज, एकल अभिकारक होगा, एक रिएक्टेंट होगा, उसको हीट या इलेक्ट्रोलिसिस देने पे वो दो पार्ट में टूट जाएगा, दो या दो से ज्यादा उत्पादों में टूट जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। जब इसको हम हीट देते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट था, एक ही अपकारक था, उसको दो प्रोडक्ट में टूट गया, दो उत्पादों में टूट गया। तो इस तरीके के रासायनिक अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब आता है विस्थापन अभिक्रिया, जिससे आपके ज्यादातर सवाल आते हैं। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, देखो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दूसरे अभिकारक के तत्वों को उसके स्थान से हटाकर खुद स्थान ले लेता है, ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ पे Fe है, फेरस है, ठीक है, और कापर सल्फेट के साथ उसको अब अभिक्रिया कराई गई, तो क्या करेगा, फेरस जो होगा वो कापर सल्फेट को हटा देगा, उसकी जगह पे अपना आके बैठ जाएगा, FeCSO4 बन जाएगा, और जो कॉपर है बेचारा इसको अलग कर देता है। अलग क्यों करता है विस्थापन अपक्रिया में, याद रखना कि अलग इसी में हमें पढ़ना होता है रिएक्टिविटी सीरीज। देखो, फेरस और कॉपर ऐसे समझ लो कि फेरस और कॉपर ये दो व्यक्ति हैं, और सल्फर SO4 जो लिखा है वो एक लड़की है। इस लड़की के साथ कॉपर ऑलरेडी बैठा हुआ है, और सीट भी इतनी सीट पे ये दोनों बैठे हुए हैं। फेरस अगर आता है, बोलता है यार भाई हट जा तू, मैं बैठूंगा इसके बगल, कॉपर कहता है मैं नहीं हटूंगा। बात यहाँ पे झगड़े की आ जाती है। झगड़े पे आती है जब, तो भाई फेरस अगर ये ज़्यादा बलवान है, इसके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ है, तो कॉपर को भगा देगा, कहते हटे यहाँ से, मैं आके बैठूंगा, कॉपर को भगा देगा, कॉपर भाग जाएगा, फिर अपना वहाँ पे बैठ जाएगा। और यही सेम कंडीशन होता है कि Fe जो है वो इस लड़की के साथ अपना आके बैठ जाता है। इसका मतलब ये पता चलता है कहीं ना कहीं जो Fe है वो कॉपर से ज़्यादा ताकतवर था, ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव था, या रिएक्टिव ज़्यादा था, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव था, और कॉपर बेचारा अब अकेले ही हो गया, ठीक है। यहाँ पे अकेले था, ये तो इसको मार के अपना आ गया, बैठ गया, बोला भागो, तो ये यहाँ पे अब अकेले बेचारा घूम रहा है। देखो, हमें इससे कहने का मतलब ये है कि हमें ये चीज़ें देख के ये पता करना भी होता है कि फेरस और कॉपर में कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो फेरस कॉपर से कहीं ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर को हटा देता है, खुद जगह ले लेता है, और फेरस सल्फेट बन जाता है, और कॉपर अलग हो जाता है। लेकिन एक चीज़ और इमेजिन करो इसमें, कि अगर ये कम्बिनेशन अलग उल्टा होता, यहाँ पे कॉपर होता, ऑलरेडी फेरस यहाँ पे बैठा होता है, Fe यहाँ पे बैठा होता है, FeSO4, फिर क्या विक्रिया होना संभव थी? जैसे कॉपर क्या Fe को हटा के अपना बैठ सकता था? नहीं ना। कॉपर खुद फेरस से कमजोर है, और वो कहेगा यार हट जाओ, मुझे बैठने दो, तो फेरस बोलेगा अच्छा मैं नहीं हटूंगा, हटा लो। कॉपर आएगा, बोलेगा यार ये तो वैसे ही मुझसे ज़्यादा मोटा हट्टा कट्टा है, मैं कैसे हटा सकता हूँ, एक काम करो निकल जाओ, तो अब क्रिया नहीं करेगा, वो वैसे ही पड़ा रहेगा। तो अगर ये जो आगे लिखा हुआ है इसकी स्ट्रेंथ कम हुई, और जो इसके साथ जुड़ा हुआ है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हुई, तो ऐसे कंडीशन में मेरे भाई अपक्रिया संभव नहीं होगी, अपक्रिया होगी ही नहीं। बात समझ में आई ना? तो आगे बढ़े। देखो,
दूसरा है रिएक्टिविटी सीरीज। क्या होता है? देखो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है कि सबसे पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, Zn, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, और Ag और Au। ये जितने भी लिखे हुए हैं ये रिएक्टिविटी को दिखाते हैं कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम। पोटेशियम तो इतना रिएक्टिव है कि उसे पानी के अंदर डाल दो तो धमाका होता है। ठीक है। और जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे आपको रिएक्टिविटी कम होती नजर आएगी। यहाँ आते आते या Ag और सिल्वर, यहाँ आते आते रिएक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। ठीक है। सबसे कम Au का है, इधर लीस्ट है। आप जैसे नीचे जाएंगे रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। मतलब अगर अभिक्रिया में एल्यूमिनियम और Zn को लड़ाई करा दिया जाए तो एल्यूमिनियम जीत जाएगा, Zn हार जाएगा। सोडियम और कैल्शियम का करा दिया जाए तो सोडियम जीत जाएगा, कैल्शियम हार जाएगा। सोडियम और Hg का अगर लड़ाई करा दिया जाए तो सोडियम ही जीतेगा। इसको याद कैसे करेंगे मेरे भाई? याद ऐसे करेंगे, देखो K फॉर काशी, K फॉर काशी, Na फॉर नाथ, Ca फॉर का, Mg फॉर माली, Al फॉर आलू, Zn फॉर जीरा, Fe फॉर फीका, Pb फॉर पकाता, H फॉर है, Cu फॉर कुछ, Hg मतलब हींग, Au मतलब अलावा, और Ag मतलब अजवाइन, और Au मतलब और। तो उसको याद करने की एक ट्रिक है कि काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कुछ हींग अजवाइन और बढ़ते। ठीक है। काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कुछ हींग अजवाइन और बढ़ते। ठीक है, ये याद हो गया, ये याद हो गया, याद हो गया ना। आगे बढ़े, आगे देखो। अब हम पढ़ेंगे द्विव विस्थापन अभिक्रिया। द्विव विस्थापन अभी तो हम लोग ने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, यहाँ पे द्विव विस्थापन। द्विव विस्थापन क्या होगा मेरे भाई? यहाँ पे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच और उनके आयनों का, अभिकारकों और उत्पादों के बीच, या कह लो कि अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स आउट Ba। देखो Ba क्या होगा? यहाँ है Ba, Ba यहाँ से यहाँ आ जाएगा और Na2 यहाँ से यहाँ आ जाएगा, BaSO4 NaCl। ठीक है। तो इनमें इनके आयनों का आदान प्रदान हुआ, एक उसके पास चला गया और एक उसके पास चला गया, जबकि यहाँ पे भी वही हो रहा है। ठीक है। Ba ज़्यादा रिएक्टिव है, ये इसके पास आ गया, Na क्लोरीन के पास आ गया। तो इसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद हम लोग समझेंगे मेरे भाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। देखो उपचयन अभिक्रिया क्या होती है? जब भी कोई अभिक्रिया हो, जब भी कोई अभिक्रिया हो तो उसमें देखना या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा या हाइड्रोजन हट जाएगा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना होता है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Cu में ऑक्सीजन का, जब Cu को ऑक्सीजन के संपर्क में रख दिया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड बना लेता है या CuO बना लेता है। ठीक है। CuO मतलब यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ ऑक्सीजन आके कॉपर के साथ जुड़ गया तो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन अभिक्रिया क्या है? अपचयन अभिक्रिया ये होती है कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होना, ऑक्सीजन का जाना या हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे CuOH2 गिव्स आउट Cu प्लस H2O। यहाँ पे ऑक्सीजन था, इसका चला जाना, इसका चला जाना, ऑक्सीजन का चला जाना या हाइड्रोजन का जुड़ना अगर होता है तो अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है मेरे भाई, याद हो गया, समझ में आया? आगे चलते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है? देखो मेरे भाई रेडॉक्स अभिक्रिया दो वर्ड से मिलके बनता है। एक 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 देख लो तुम भी, एक रिडक्शन और एक ऑक्सीडेशन। रेड ऑक्स, रेड ऑक्स
रिडक्शन इन ऑक्सीडेशन, वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों की प्रक्रिया एक साथ होती है। जैसे CuO, जब अभिक्रिया होती है CuO में तो ऑक्सीजन का हट जाना क्या होता है, उपचयन। तो CuO में यहाँ पे आके देखो ऑक्सीजन हट गया, तो ये तो भाई उपचयन हो गया। H2 में, हाइड्रोजन में यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया, जब ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो इसे हाँ, एक चीज और गलत हो गया, ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है और ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है। तो CuO में यहाँ ऑक्सीजन हट गया है तो इसलिए अपचयन अभिक्रिया है, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया है इसलिए ये उपचयन अभिक्रिया है। इसे ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों एक ही समय पर एक ही साथ हो रहे हों, ऐसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। बात समझ में आई मेरे भाई? बात समझ में तो आ ही गई होगी। आगे चलते हैं, क्या है रेडॉक्स अभिक्रिया के बाद। देखो आगे है ऊष्मा शोषी व ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। ऊष्मा छेपी, ये छेपी होगा, इसकी मात्रा थोड़ी सी गलत हो गई है, छेपी होगा। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें ऊष्मा का निष्कासन मिलता है या ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे हम ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन मेरे भाई, जब मीथेन गैस को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो मिलती ही है, प्लस पानी भी मिलता है और हमें हीट भी मिलता है जिससे हम खाना पकाते हैं। दूसरा है श्वसन की अभिक्रिया भाई, जब ग्लूकोज की फॉर्म में हमारे अंदर होता है ग्लूकोज, और हम जब सांस लेते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो हम अपने रिटर्न एक्सलेशन के थ्रू हम बाहर निकालते हैं, श्वसन छोड़ते वक्त हम बाहर निकालते हैं। उसके बाद में H2O भी होता है, H2O भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, वो पानी भी होता है। जब हम सांस देखो कैसे होता है पानी, जब हम ठंडियों में बोलते हैं तो हमारे मुंह से भाप निकलती है, क्या उसमें पानी नहीं होता? होता है। और हमें एनर्जी मिलती है जिससे हम पूरा दिन काम कर पाते हैं, बोल पाते हैं, चल पाते हैं, उठ पाते हैं, खेल पाते हैं। ठीक है। देखो साग सब्जियों का सड़ना भी मेरे भाई एक ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। जैसे मान लो जिसके घर पे जानवर हो, भैंस भैंस हो, है ना, उसके जो उपले या गोबर वगैरह हैं हम किसी गड्ढे में जमा करते हैं, जमा करते हैं। 1-1.5 महीने बाद उस गोबर को आप फावड़े से खोदना और उसके अंदर घुस जाना, देखना आपके पैर जलने लगेंगे। ठीक है। या जहाँ पे छिलके वगैरह पड़े होते हैं, ठंडियों में देखना उनको थोड़ा सा ऐसे खोद देना किसी भी बर्तन, किसी भी ऑब्जेक्ट से, ठीक है, तो उसमें से भाप निकलती हुई नजर आएगी आपको। क्या होता है इसमें एक्चुअली में, यही होता है क्योंकि साग सब्जियों में भी ऊष्मा छेपी अभिक्रिया हो रही होती है। जब वो सड़ रहे होते हैं तो उसमें उनमें हीट निकल रही होती है, और हीट क्योंकि वो ऊपर के ऊपर रखे होते हैं तो हीट उसमें ट्रैप रहती है, दबी रहती है। ठीक है, कि जब हम उसको अलग करें या उस चीज़ को हम कहीं अलग फेंकें तब हमें पता चलता है कि हाँ ये हीट है, ये जगह हीट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होता है? देखो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, मतलब उस अभिक्रिया को कराने के लिए हमें अपनी तरफ से ऊष्मा देनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे मर्क्यूरिक ऑक्साइड है ना, मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO को हीट देते हैं तो मर्क्यूरी अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? देखो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण भी इसी पे डिपेंड है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण आप जानते हो बिना धूप के नहीं होता। धूप से वो क्या करता है, धूप से वो क्या लेता है, हीट लेता है, और हीट लेके अपना काम वो कर लेता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर लेता है। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, दैनिक जीवन में उपचयन, दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। देखो एक होता है संक्षारण, कोरोजन। क्या होता है कोरोजन? संक्षारण क्या होता है, जब कोई धातु मेटल अपने आसपास के वातावरण से अम्ल, ठीक है, एसिड या आर्द्रता, नमी के संपर्क में आने से
या आती हैं तब वे संचरित हो जाती हैं, ठीक है, संचरित हो जाती हैं। इस प्रोसेस को ही हम संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहा पड़ा हुआ रहता है, लोहा जब पड़ा हुआ रहता है कहीं नमी पे, तो देखना उसमें जंग लग जाता है, ठीक है, क्या बन जाता है, जंग लग जाता है, जिसे हम फेरस ऑक्साइड बोलते हैं। देखो ये है लोहा Fe, ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही और पानी के संपर्क में आते ही ये क्या हो जाता है, फेरस ऑक्साइड बन जाता है और पानी बन जाता है, ठीक है। नमी आने से जंग लग जाती है, इसे ही बोलते हैं कोराजन, ठीक है। दूसरा है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब होता है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का मतलब होता है, भाई देखो, जब भी कोई चीज़ ऑयली चीज़ें होती हैं, उसे किसी भी चीज़ों में, किसी कंटेनर में हम ज़्यादा समय तक रख दें जिसमें ऑक्सीजन का आवागमन होता है, ज़्यादा समय तक हम रख दें, तो उसमें से देखना उसका टेस्ट और उसका स्मेल बदल जाता है। हम सूंघ के बता देते हैं अरे ये तो ख़राब हो गया है, बताते ना। तो विकृत गंधिता क्या होता है, जब कोई भी वसा युक्त चीज़ काफ़ी समय तक रखा हुआ होता है, वो भी ऑक्सीजन के संपर्क में, तो उसके स्वाद और टेस्ट में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। किसमें, स्वाद और टेस्ट में परिवर्तन हो जाता है, इसे ही विकृत गंधिता या रेंसिडिटी कहते हैं। रेंसिडिटी को बचाने के कुछ उपाय हैं, मतलब हम कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं जिससे हम रेंसिडिटी बचा सकें। क्या, पहला कि हम जो भी पदार्थ रखें, खाने वाले पदार्थ रखें, उसको ऐसे पैक कंटेनर में रखें जहाँ पे हवा का आवागमन बहुत कम हो, ठीक है, तो हम कुछ दिन तक बचा सकते हैं। या जैसे आलू के पैकेट में जो चिप्स के जो पैकेट होते हैं, आलू के चिप्स के पैकेट होते हैं, अगर उसमें ऑक्सीजन भर के या नॉर्मल हवा भर के भेजें तो शायद वो अगले दिन ही ख़राब हो जाए, लेकिन वो महीनों महीनों तक क्यों चलता रहता है, उसका रीज़न है कि उसमें से ऑक्सीजन निकाल के नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, और नाइट्रोजन गैस से कोई भी ऑब्जेक्ट को हम काफ़ी समय तक अच्छा रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें तब रेंसिडिटी नहीं होगी, ठीक है। तो मेरे भाई ये रहे आपकी पूरे चैप्टर का बिल्कुल से एक अच्छा सा नोट्स और अच्छा सा क्लास। आशा करते हैं सभी लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी, ठीक है। तो क्लास को अपने किसी चाहने वाले, किसी ऐसे लोग जो हाई स्कूल में हैं उनके पास शेयर कर देना, ताकि उनका भी भला हो जाए। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है, ताकि हमारा भी मनोबल बने कि हाँ हमसे कोई जुड़ा हुआ है, और हमें मेहनत करने में, जो हम मेहनत करते हैं आपके लिए, उसका दुख ना हो कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं और हम लोगों को कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, ठीक है। देखो मेरे भाई, वीडियो बनाने में काफ़ी समय लग जाता है, तो जब भी आप यूट्यूब पे कोई भी चीज़ देखें, मेरी ही नहीं या किसी की भी हो, मेहनत बहुत लगती है। आपका एक लाइक उनका मनोबल बढ़ा सकता है। जय हिंद, जय भारत।